जय हिंद। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने राष्ट्रपति के टॉपिक को पढ़ने की शुरुआत की थी और हमने इनिशियल स्टेज पर देखा था कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है और मुख्य रूप से जो राष्ट्रपति के पद में समझने वाली एक प्रमुख अवधारणा होती है वो होता है कि उनका चुनाव और उसकी प्रक्रिया। तो काफी डिटेल में हमने देखा था, वर्डों को एकदम विस्तृत रूप से हमने समझने की कोशिश की थी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है और एकल हस्तांतरणीय प्रक्रिया, जिसे एकल संक्रमणीय मत की प्रक्रिया भी कहते हैं, उसे भी हमने बहुत डिटेल से देखा था। यानी कि जो प्रेसिडेंट के टॉपिक में समझने वाला एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है दोस्तों, वो आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आज के सेशन में हम अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि राष्ट्रपति के पद की अहर्ताएं कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए फिर हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति के पद की अहर्ताओं का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 58 में। जैसे भारत देश में किसी भी पद में आपको पदासीन होना है, आसीन होना है, तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, योग्यता होती है, वो है आपको भारत का नागरिक होना ही चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी यही सबसे प्रमुख योग्यता है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि अगर हम इसे अमेरिका के राष्ट्रपति के पद से कंपैरिजन करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता के लिए सबसे बड़ा जो कंडीशन है वो है कि उस व्यक्ति को राष्ट्रपति का नागरिक होना चाहिए, बल्कि जन्म से नागरिक होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप जन्म से भारत का नागरिक नहीं हैं तो भी भारत की नागरिकता लेकर के आप राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि भारत में जन्म से नागरिकता का प्रावधान नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी प्रमुख बात है कि इसमें 35 वर्ष की आयु आपकी पूरी कर लेनी होगी आपको, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आपको अर्हित होना होगा। यानी कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो भी योग्यता निर्धारित है वो योग्यता आप में होनी चाहिए। सबसे प्रमुख बात आती है कि कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है ना, तो उसकी प्रमुख योग्यता है कि वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब देखिए, लाभ के पद को ना संविधान के प्रमुख प्रावधानों में तो उल्लेख किया गया है ना, लेकिन उसे कैटेगोरिकली डिफाइन नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है कि एक्चुअल में लाभ का पद होता क्या है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, संविधान की व्याख्या कर सकती है ना, उनको अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट कई मौकों पर ऐसे शब्दों को जो संविधान में परिभाषित नहीं है उसको क्या करती है, वो इंटरप्रेट करती है। तो ऐसे बहुत सारे नियमों के हिसाब से यह कह सकते हैं कि लाभ का पद वो होता है जिसमें मुख्य रूप से सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है, सरकार के द्वारा वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं जो सरकारी मुलाजिम को या सरकारी पद में रहने वालों को दी जाती है, वही इसमें लाभ का पद होता है। लेकिन इसे संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। बस अनुच्छेदों में इसका उल्लेख आता है कि लाभ का पद कौन कौन से अनुच्छेदों में उल्लेख आता है, उसे हम पढ़ेंगे जब संघ वाले आर्टिकल को हम पढ़ेंगे, राज्य वाले आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो दूसरी एक प्रमुख बात आती है कि वर्तमान में जब स्टार्टिंग में देखा गया कि राष्ट्रपति पद के लिए बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने लगे थे, तो यह प्रक्रिया बहुत ही लेंदी हो जाती थी। कोई भी मुंह उठा करके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेता था। तो धीरे धीरे इसमें संशोधन करते गए और वर्तमान में जो एक प्रमुख शर्त है वो ये है कि यदि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपको नामांकन के लिए कम से कम आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने ही चाहिए।
अब ये वर्ड को हमें थोड़ा सा समझना है दोस्तों कि प्रस्तावक और अनुमोदक एक्चुअल में होते कौन हैं। देखिए, प्रस्तावक का मतलब ये होता है कि जो प्रस्तावित करते हैं, है ना। सपोज आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो आपके नाम का प्रस्ताव रखने वाले वो होते हैं प्रस्तावक, कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन 50 लोग आके खड़े हो जाएंगे कि भाई हम इसके नाम का प्रस्ताव रखते हैं, ये चुनाव लड़ेगा, है ना। तो खुद से अपना नामांकन करने के वक्त ये दर्शाया जाता है कि ये 50 लोग मेरे नाम का प्रस्ताव रख रहे हैं, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। दूसरा, जो 50 अनुमोदक होते हैं, ये क्या करते हैं, उसी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, है ना। जैसे सपोज आपके फ्रेंड सर्कल में यदि आपको किसी दूसरे फ्रेंड के पास अपना कोई बात पहुंचाना है, तो थर्ड पर्सन को आप बोलेंगे कि भाई उसके पास ये मैसेज पहुंचा दो, मेरा प्रपोजल पहुंचा दो, मैं डायरेक्टली जाके नहीं कह रहा हूं। तो जो आपका जो प्रपोजल पहुंचाएगा वो क्या हुआ, वही तो प्रस्तावक हुआ ना। आप डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं, वो प्रस्ताव कर रहा है कि ये आपसे कुछ कहना चाहता है ना। इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा। दूसरी एक प्रमुख बात होती है कि यहाँ पर आपको आरबीआई में 15,000 रुपए की जमानत राशि भी जमा करनी होगी। एसबीआई दे दिया जाएगा ऑप्शन में, तो नहीं लगाना है, आरबीआई में ही जमा करनी होगी। तीसरी एक मतलब प्रमुख बात आती है कि जो भी जितने लोग भी उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, यदि वो वैध मद का, है ना, छठवां भाग प्राप्त नहीं करते, तो जो भी उनकी जमानत की राशि है 15,000 रुपये, वो क्या होती है, जब्त हो जाती है। इसलिए किया गया है ताकि जो कोई भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार ना हो जाए, है ना, उसके पास ऐसी बात भी होनी चाहिए कि भाई आपके पास इतना बहुमत ही नहीं है, इसलिए आपका जमानत जब्त हुई, फिर दूसरे बार आप चुनाव लड़ने के लिए नहीं आ जाएंगे। तो मतलब उनको क्या किया गया, एक प्रकार की निरुत्साहित करने के लिए ऐसे प्रावधानों को शामिल इसमें किया गया है। अब इसमें प्रमुख बात आती है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचक, है ना, और जो प्रस्तावक होते हैं, वो एक्चुअल में कौन होते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है कि जो प्रस्तावक और जो अनुमोदक वो क्या होते हैं, निर्वाचक मंडल से ही होते हैं। और हमने देखा था कि निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, भाई लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब इतनी भारी संख्या में है, लोकसभा में ही लगभग 543 लोग हैं, राज्यसभा में भी वैसे 245 है, और विधानसभा की संख्या तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें से 100 लोगों का भी समर्थन नहीं है, तो आप कैसे चुनाव लड़ने के लिए आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या किया गया है कि जो उसमें चुनाव में भाग लेंगे, उसमें से 100 लोगों का कम से कम आप उनको अपने फेवर में लेंगे, ये कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये कौन होते हैं दोस्तों, तो यही वो होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई लोग राष्ट्रपति को पढ़ लेते हैं, लेकिन जब उनसे बेसिक पूछा जाता है कि वो कौन लोग होते हैं, और इंटरव्यू में मुख्य रूप से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं जो सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो शपथ दिलाएंगे, या फिर उनकी अनुपस्थिति में जो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होंगे, वो क्या करेंगे, उनको शपथ दिलाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि उनका ड्यूरेशन क्या होता है, कब तक वो राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। तो देखिए, जिस दिन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेंगे, सपोज जिस दिन उनकी शपथ होगी, उसी दिन वो क्या करेंगे, साइन करके पद ग्रहण करेंगे। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक वो राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। और जब भी उनको त्याग पत्र देना होगा, तो किसे त्याग पत्र देंगे, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे।
हमारा संविधान बहुत ही स्पष्ट कहता है, आर्टिकल 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर री इलेक्ट होने के लिए पुनः निर्वाचन के लिए योग्य है। जबकि अगर आप अमेरिका के वहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ कोई भी व्यक्ति केवल 2 ही बार प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। ठीक है, आप कितने बार भी निर्वाचित हो सकते हैं। ये हो गया। फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखिए, संविधान का आर्टिकल 61 ही ऐसा आर्टिकल है जिसमें महाभियोग शब्द का डायरेक्टली यूज किया गया है ना। मतलब ये समझिए कि महाभियोग हटाने की प्रक्रिया है। ये वर्ड किससे लिया गया है भाई? हमारे यहाँ ब्रिटेन के लोगों ने ही शासन किया, तो वहाँ जो संसदीय प्रणाली में जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती थी उसी प्रक्रिया को हमने अडॉप्ट किया है। तो महाभियोग प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड के संसदीय व्यवस्था से ही ली गई है। ठीक है, महाभियोग वर्ड का उपयोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के हटाने के लिए ही उपयोग किया जाता है। कभी कभी हम सुप्रीम कोर्ट के लिए भी महाभियोग लिखते हैं, लेकिन उसे संविधान में क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग इस वर्ड का उपयोग 61 में किया गया है। महाभियोग दैट मीन्स कि पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, ये हो गया। अब क्यों हम पद से हटाएंगे भाई? कुछ ना कुछ तो गलती होनी चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। तो संविधान ये कहता है कि आर्टिकल 61 ये कहता है कि जब भी राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेंगे तभी केवल महाभियोग की प्रक्रिया उन पर लगाई जाएगी और उनको पद से हटाया जाएगा। लेकिन 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 यहाँ भी संविधान मौन है कि संविधान का उल्लंघन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, न ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक्चुअल में संविधान का संशोधन के अंतर्गत कौन कौन से कृत्य आते हैं। तो इसे भी क्या किया जाएगा? अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इसको इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, अब जब भी हम ये प्रक्रिया मान लीजिए कि शुरुआत करते हैं तो कौन से सदन में, लोकसभा में करें कि राज्यसभा में करें, तो आप किसी भी सदन में इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन रखा गया है कि ऐसे कोई भी मुंह उठा के नहीं बोल सकता कि मैं राष्ट्रपति के पद पर आज महाभियोग की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव लाऊंगा। नहीं, पूरे सदन, राज्यसभा में अगर लाया जाएगा प्रस्ताव तो पूरे सदन के लगभग 1/4 सदस्य क्या करेंगे? साइन करेंगे और उसको राष्ट्रपति को 14 दिन की नोटिस देंगे कि हम ऐसा ऐसा 14 दिन के बाद आपके ऊपर यह महाभियोग की प्रक्रिया लाने वाले हैं। तो उस प्रक्रिया के 14 दिन के पहले आपको राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा। ये हो गई। अब सबसे कठिन है हमारे संविधान में कोई किसी प्रकार का बहुमत है तो वो है 2/3 बहुमत, जिसे हमने बहुमत वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल से देखा था कि जो विशेष बहुमत होते हैं कि वो लगभग 4 प्रकार के थे। तो उसमें राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो विशेष बहुमत उपयोग किया जाता है उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होता है, और ये बहुत टफ कंडीशन होता है, टफ सिचुएशन होता है। इसीलिए आज तक किसी के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से अभी तक किसी को नहीं हटाया गया है। ठीक है, मान लीजिए कि एक सदन में आपने प्रस्ताव ले आया, ठीक है, उसके बाद उस सदन क्या करती है? उन आरोपों की जांच करती है, अगर वो सही पाती है तो 2/3 बहुमत से पास कर देती है। फिर वो दूसरे सदन में जाया जाता है यही प्रस्ताव, ठीक है। फिर वहाँ क्या किया जाता है कि फिर वहाँ वही सदन फिर क्या करेगी? जांच करेगी उन आरोपों की, अगर वह सही पाएगी तो फिर वो 2/3 बहुमत से वहाँ भी प्रस्ताव पास किया जाएगा, और जिस दिन दूसरे सदन में प्रस्ताव पास हो जाएगा उसी तिथि से ही, पारित दिनांक से ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा, उनको हटाना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे छोटी सी एक लॉजिक वाली बात ये है कि
जो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो कौन लेते हैं? सिर्फ लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। लेकिन यहाँ पर जो भी नामांकित सदस्य हैं, है ना, जिनको नॉमिनेट किया जाता है, वो सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। लेकिन वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते थे, है ना। आप एक बार पेज पलट के देखिएगा कि उसमें भाग नहीं लेते थे। अब ऐसा क्यों सर? तो यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट एक लॉजिकल वाली बात है। इस लॉजिक को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। संविधान क्लियरली मेंशन करता है कि किसी भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए उस सदन की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के को भाई आप 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, यदि उन 12 लोग को हटा देंगे सपोज, तो कैसे फुल स्ट्रेंथ होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो फुल स्ट्रेंथ कितनी है? मान लीजिए कि सपोज 245 है, ठीक है। तो 245 का 2/3 बहुमत होना ही चाहिए कुल सदस्य संख्या के। इसीलिए जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, मनोनीत मेंबर होते हैं, नामांकित मेंबर होते हैं, वो भी इसमें मत देने के योग्य हो जाते हैं, है ना। ये बात बहुत ही लॉजिक वाली बात है। ये बात आपको क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ये आप समझ चुके हैं। वही बात है कि जो विधानसभा दिल्ली के, है ना, और पूरे देश के जो निर्वाचित विधानसभा के सदस्य हैं वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंटर है। अब राष्ट्रपति का पद कितने प्रकार से रिक्त हो सकता है? तो आप खुद ही कॉमन सेंस से सोचिए कि भाई वो 5 साल के लिए निर्वाचित हुआ है, 5 साल का उसका पद जैसे ही वो ड्यूरेशन ख़त्म होगा, उनका पद रिक्त हो जाएगा। दूसरा प्रमुख बात आती है कि वो कभी भी त्याग पत्र देंगे तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। अभी हमने देखा महाभियोग की प्रक्रिया से उनको कभी भी हटाया जा सकता है, तो वो महाभियोग की प्रक्रिया से पद खाली हो सकता है। और उनकी मृत्यु पर क्या हो सकता है कि पद खाली हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि चुनाव में, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें कोई ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है, राष्ट्रपति का पद भी क्या होता है कि रिक्त हो जाता है। अब मान लीजिए कि नॉर्मल सी बात है कि उनका अब 5 साल पूरे होने वाले हैं, है ना। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उनके 5 साल पूरे होने के 6 महीने के भीतर ही क्या किया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा, ताकि उनका कार्यकाल समाप्ति के पहले निर्वाचन की प्रक्रिया क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इस कंडीशन को छोड़ करके बाकी सभी कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही पद की रिक्ति होगी, सपोज उनकी मृत्यु हो गई, या वो त्याग पत्र दे दिए, या उनका निष्कासन हो गया, या अन्य किसी कारण से जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, तो रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर ही चुनाव कराया जाएगा। और जो नया राष्ट्रपति होंगे वो पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। अब यहाँ पे कुछ डाउट आपको आ सकता है कि जो वर्तमान राष्ट्रपति थे उनका कार्यकाल 2.5 साल बचा था और 2.5 साल में उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या जो नया निर्वाचित होगा वो 2.5 साल के लिए होगा? नहीं, जो भी निर्वाचित होंगे वो कंप्लीट 5 साल के लिए निर्वाचित होंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। लेकिन जैसे सडनली राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो जाता है ना, रिक्त हो जाता है, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। मान लीजिए कि वो राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं किसी बीमारी के वजह से, या किसी अन्य कारणों से काम करने में असमर्थ हैं, तो भी ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, जब तक राष्ट्रपति अच्छे नहीं हो जाते, ठीक नहीं हो जाते, काम करने के योग्य नहीं हो जाते, तब तक क्या करेंगे, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कौन? उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पर एक और बात आनी चाहिए कि सर राष्ट्रपति का वर्तमान में पद खाली है, ठीक है, उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण करने के लिए उनका भी पद खाली है, चलिए ये भी हम मान लेते हैं, तो कौन पद ग्रहण करेगा? उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। सपोज उनका भी पद खाली है, हम इमेजिन करते हैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर के कि तीनों का ही पद खाली है, तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में? तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट हो गया बिल्कुल क्लियर। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों और उनके कर्तव्यों के बारे में। तो संविधान ने राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों को बहुत ही स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया है, व्याख्या कर दी है कि उनके कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां, इनके साथ ही कुछ अन्य शक्तियों के बारे में भी प्रावधान किया गया है। हम एक एक करके जानेंगे कि इनकी कार्यकारी शक्तियां और अलग अलग शक्तियों में क्या क्या प्रावधान किया गया है और उनके मायने क्या क्या होते हैं। देखिए, कार्यकारी शक्तियां, यदि आपको ध्यान होगा तो हमने पहले ही क्लास में डिस्कस किया था कि आर्टिकल 53 यह प्रावधान करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस पे निहित होगी? राष्ट्रपति पर निहित होगी, और वह या तो स्वयं कार्य करेंगे या अपनी अधीनस्थों के माध्यम से वो क्या करेंगे? कार्य का निष्पादन करेंगे, कार्य को कराएंगे। तो कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में मैं एक वर्ड बोलता हूं, इससे क्या करेंगे आप मेंस में, आपके पास अगर माइंड में कुछ नहीं आ रही होगी चीज़, तो इन चीज़ों को आप लिख कर आ जाइए, आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। वो क्या है? वो है कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में नियुक्ति, है ना भाई। वो क्या करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आएगा दोस्तों, और वो क्या है कि प्रसाद पर्यंत, यानी कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, और वे सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत का हम शाब्दिक अर्थ को पहले समझते हैं। प्रसाद पर्यंत यानी प्रसाद मतलब एक हिसाब से समझिए आप, कृपा, और पर्यंत जब तक कृपा बनी रहे तब तक। एक हिसाब से राष्ट्रपति की किसी भी मंत्री के ऊपर जब तक कृपा बनी रहेगी तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा, लेकिन जब मन चाहे तब राष्ट्रपति किसी को भी पद से नहीं हटा सकते, जब तक कि मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री, है ना, मंत्री परिषद के रूप में प्रधानमंत्री जब तक ऐसी सलाह नहीं देते हैं तब तक वह प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं या अन्य मंत्री को हटा सकते हैं। तो प्रसाद पर्यंत ये कीवर्ड हमेशा परेशान करता है जब भी हम संविधान पढ़ते हैं, तो उसका शाब्दिक अर्थ आप एक बार जरूर जानिएगा। ठीक है, भारत सरकार के सभी कार्य क्या हैं? वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका की शक्ति किस पे निहित है? राष्ट्रपति पर निहित है ना। वो ऐसे नियम बना सकते हैं जिससे क्या हो कि कार्यपालिका को काम करने में आसानी हो, मंत्रिपरिषद को, केंद्र सरकार को काम करने में आसानी हो। अब देखिए, यहाँ एक वर्ड जो मैंने आपको बताया नियुक्ति के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, है ना, सीएजी की नियुक्ति करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो ये क्या है, यदि आपको बहुत डिटेल में भी नहीं पता है ना, तो 4-5 लाइन में अलग अलग नियुक्ति के बारे में लिख दीजिए कि कम से कम आपका पेज भरा भरा तो लगेगा, है ना। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधे ये क्वेश्चन हमेशा नियुक्ति के संदर्भ में पूछे जाते हैं। फिर होती है विधायी शक्तियाँ। विधायी मतलब विधानमंडल के संदर्भ में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास। तो बहुत ही क्लियर है, जब हम संसद पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि संसद मुख्य रूप से किन से मिलकर बना है। भाई, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों क्या है? संसद के मुख्य भाग हैं, क्योंकि जो भी विधेयक पास होगा दोनों सदनों में,
उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साइन के बाद ही वह अधिनियम बनता है। इसलिए प्रमुख शक्ति किसके पास है? विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास, है ना। ये हो गया। दूसरा ये है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, आर्टिकल 85 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार क्या करते हैं, वो संसद की बैठक बुलाते हैं, है ना। लोकसभा को क्या कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं। ये पावर किस में है, राष्ट्रपति में है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता क्या करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आपने देखा होगा कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद, लोकसभा का आम चुनाव होता है, उसके बाद प्रथम अधिवेशन को क्या करते हैं, राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। या प्रत्येक जो संसद का शुरुआत के जो सत्र होते हैं उसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति क्या है, किसी भी संदर्भ में मैसेज भेज सकते हैं, किनको, संसद को। और एक प्रमुख फैक्ट ये है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और ये 12 सदस्य कहाँ से होंगे, साहित्य से होंगे, कला के क्षेत्र से होंगे, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े या जानकार व्यक्ति होंगे। इनको क्या करेंगे, वो सीधे मनोनीत करेंगे। ठीक है। फिर अलग अलग और भी प्रावधान इसमें दिए गए हैं। प्रमुख प्रावधानों के बारे में हमने डिस्कस किया। एक विधायिका के संबंध में ना, एक सबसे बड़ी इनका जो पावर होता है वो है किसी भी विधेयक में विचार करने की उनकी शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति, वो है आर्टिकल 111 के तहत। और वो क्या है कि संसद जब भी किसी विधेयक को भेजेगी उस पर निर्णय लेंगे राष्ट्रपति, या उनको सहमति देना है, नहीं देना है, या पुनर्विचार के लिए भेजना है। ये सभी प्रावधान किसमें किया गया है, आर्टिकल 111 में। और इसको क्या करेंगे, हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कुछ टॉपिक के, इनकी शक्तियों के बारे में डिस्कस करने के बाद। ठीक है। वही है कि वो रिपोर्ट वगैरह को क्या करते हैं, संसद में रखवाएंगे। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश को भी हम क्या करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब भी संसद के 17 वर्षान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, आर्टिकल 123 के तहत। तो ये भी आपको याद रखना है। वित्तीय शक्तियां, अब देखिए जो बजट, जिसे आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, केंद्रीय बजट जिसे हम आम भाषा में कहते हैं संविधान में, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण ही लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसे राष्ट्रपति ही संसद के समक्ष रखवाते हैं, दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं करवाते। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हमेशा ऐसे थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे अक्सर क्या करते हैं, फंसते हैं। ठीक है, ये होता है सदन में। अब ये कुछ टॉपिक आएंगे ना, ये जब हम संसद के टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। लेकिन बस ये आप फर्स्ट टाइम संविधान पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सुनते हुए चलिए, ताकि आपके माइंड को पता हो कि मैंने इस वर्ड को कहीं ना कहीं तो सुना है। जब संसद पढ़ेंगे तो वो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। जब भी धन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में प्रस्तुत किया जाता है ना। फिर आकस्मिक निधि, अब यहाँ पर मैं डिटेल में इसको समझाऊं आकस्मिक निधि को, तो अलग से यह संसद के टॉपिक में अलग से इसका एक सब टॉपिक है, तो वहाँ पर हम एक चर्चा इसके बारे में विस्तृत रूप से करेंगे। ठीक है। हर 5 वर्ष में क्या करता है राष्ट्रपति ना, वित्त आयोग का गठन करता है, ताकि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में राजस्व का बंटवारा हो सके। जैसे अभी आपने देखा होगा, सुनते हैं न्यूज़पेपर में भी 15वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग, है ना, अक्सर चर्चा में ये बने रहते हैं। तो इसका भी गठन कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। न्यायिक शक्तियां में प्रमुख है, जैसे हमने अभी नियुक्ति की बात की, लेकिन न्यायिक शक्तियां कार्यकारी ना होकर के न्यायिक शक्तियों में न्यायपालिका के जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति
राष्ट्रपति ही करते हैं, है ना। तो वो उनकी प्रमुख न्यायिक शक्ति हो गई। दूसरा, जब भी राष्ट्रपति को सलाह लेना होता है तो वो क्या करते हैं, कुछ विशेष मुद्दों पर, सार्वजनिक मुद्दों पर या किसी संधि के मुद्दों पर, इन पर सलाह लेना होगा तो वो क्या करेंगे, उच्चतम न्यायालय से वो क्या करेंगे, इसके संदर्भ में सलाह लेते हैं। तो वो भी उनकी क्या है, न्यायिक शक्तियां हैं। इन सलाह के बारे में जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 143 में दिया गया है, इसे हम सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा, आर्टिकल जो 72 है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके तहत क्या होता है, दोष सिद्धि प्राप्त व्यक्ति के लिए जो दंड आदेश दिया गया है उसको निलंबित कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। दंड में क्षमादान करने की शक्ति है। प्राण दंड जो दिया गया है उसको स्थगित करने की, किसी को भी अगर फांसी की सज़ा मिली है तो उसको क्या कर सकते हैं, वो समाप्त कर सकते हैं। ये पावर किनके पास है, तो केवल और केवल राष्ट्रपति के ही पास है। माफ़ी प्रदान करना, राहत देना, किसी प्रकार के दंड आदेश दिया है, प्राण दंड, उसको स्थगित करना, है ना, ये सभी पावर क्या है, राष्ट्रपति के पास दिया गया है आर्टिकल 72 के तहत। कूटनीतिक शक्तियों के बारे में हम बात करें तो जो भी हमारे देश का किसी भी विदेशी संस्था, किसी भी अन्य देशों के साथ जो भी हमारे समझौते होते हैं, संधियां होती है, वो किन के नाम पर होती है, राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, है ना। ये हो गया। जो राजदूत, अभी आपने देखा होगा कि जैसे जो पहलगाम घटना हुई है ना, उसके बाद जो पाकिस्तान के जो हाई कमीशंस हैं, यहाँ उनके जो कूटनीतिक दूत हैं, राजदूत हैं, उच्चायुक्त हैं, उनकी संख्या को कम करने के लिए कहा गया। वैसे ही भारत ने पाकिस्तान में जो उनके उच्चायुक्त हैं, राजदूत हैं, उनकी संख्या को कम करके बाकी अपने उनको मेंबर्स को बुलाया है, जो उनके अंतर्गत हैं उनको बुलाया है भारत सरकार ने, और यहाँ से पाकिस्तान को भी बोला है। तो ये क्या है, इनकी सबकी नियुक्ति, है ना, इनके संदर्भ में पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। यही वो क्या करते हैं, दूसरे देशों में उनका ट्रांसफ़र करते हैं, और जो भी उच्चायुक्त आते हैं उनका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये भी समझा। सैन्य शक्तियाँ अभी तो बहुत ज़रूरी है, जिस हिसाब से हालात बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो ये बात आपको जानना तो बहुत ही ज़रूरी है कि भारत के जो सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 53(2) के अनुसार, है ना। वह क्या करता है कि थल सेना के और जो वायु सेना है, जो जल सेना है ना, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति भी करते हैं। किस आधार पर, क्योंकि उनको सैन्य शक्तियां प्राप्त हैं, और वो सेना के क्या हैं, सभी सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, ठीक है। फिर होता है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों के बारे में बहुत ही डिटेल से जो आपके मेंस में टॉपिक दिया है, आपातकाल के प्रावधान, उसमें हम बहुत डिटेल से देखेंगे। लेकिन कम से कम एक बार आपको सुनना है इसे, कि उनको 3 परिस्थितियों में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ भी प्राप्त है। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है आर्टिकल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356, 365 में इसका प्रावधान किया गया है, और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 360 में। तो ये इस प्रकार क्या थी, प्रमुख शक्तियों के बारे में हमने डिस्कस किया। आपातकाल को बहुत डिटेल से इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे अलग से टॉपिक बना करके, जो कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत इनको पढ़ा जाता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी आर्टिकल 111, अनुच्छेद 111 के तहत। लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। तो आप क्या करिए, यहीं तक अभी पढ़िए। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, जो भी इनके टॉपिक बचे हुए हैं राष्ट्रपति से संबंधित, उन टॉपिक को और प्रमुख आर्टिकल को लास्ट में हम एक बार समराइज करेंगे, ताकि प्रमुख आर्टिकल को आपको ध्यान में
रखा जा सके, आपको ध्यान में उनको रखना है। ठीक है, आज क्वेश्चन शामिल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए मेंस का जो क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम शामिल करते हैं, वो मैं ज़रूर शामिल करूँगा। और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।